हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस 7th क्लास का मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, मुगलों के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें हिस्ट्री को लेकर के जो भी बच्चा हिस्ट्री में मतलब कि सी टेट में जो हिस्ट्री उसका मेन सब्जेक्ट है, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब्जेक्ट भी। ये पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री जो है। और आज की जो क्लास है वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक भाई मेरे, तो सीधा चलते हैं आज अपनी पीपीटी पर। और जिस बच्चे ने डेमो नहीं देखी वो हिस्ट्री के भी डेमो मैंने डेमो 2 में दे रखे हैं सारे, और जाकर देख लो उसमें कैसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक सारे एग्जाम में। ठीक है, सी टेट हो, एसएससी हो या अदर्स एग्जाम के सारे मैंने उसमें दे रखे हैं। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आपको समझा रखा है कि किस क्लास से किस चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। डेमो 2 देख लेना अभी कल जो मैंने आपको दी थी। ठीक है, कल या परसों जब कभी। ठीक है, तो सीधा आप उस डेमो 2 को देखें और उसमें क्वेश्चन को देखें और लगाएं पहले। आप पर आता है या नहीं आता? नहीं आता तो भाई अभी बैच शुरू किया मैंने अपना, फ्री है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, फ्री पीडीएफ है और फ्री ऑन यूट्यूब पर है। आपको सब कुछ फ्री है, आपको सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अपने मुगल साम्राज्य, मुगलों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज तो 1 मिनट पेन ले लेता हूं मैं ताकि हमको दिक्कत न हो। आज क्या क्या कंटेंट में है, हमारे टॉपिक कौन कौन से होंगे? मुगलों के पूर्वजों के बारे में जानेंगे, थोड़ी सी अन्य शासकों के साथ कैसे रिश्ते थे मुगलों के बारे में भी पढ़ेंगे। और मनसबदार और जागीरदार जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, ये कि मनसबदारी और जागीरदारी किसने चलाई थी, ठीक है, किन वंशों ने चलाई थी, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग होने के अलावा सदियों से सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं से भरा क्षेत्र रहा है, हमेशा रहा है। ये मैंने पढ़ा है पॉलिटी में आपको। इसलिए मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन कर पाना बहुत कठिन काम था। मध्यकाल मतलब मुगलों का साम्राज्य चल रहा है। मुगलों के पहले के कुछ राजवंशों ने यह काम किया था, लेकिन उनका शासन बहुत कम समय के लिए चल पाया था। उसके विपरीत मुगलों का शासन लगभग 300 वर्ष तक रहा था, जैसे कि मैंने पढ़ा है सारे वंश आपको। ठीक है, उनको चलाऊंगा अभी चैप्टर में जो कुछ दिया है 7th क्लास के जो चैप्टर में जो टॉपिक दिए हैं वो आपके सामने रखे हैं। ठीक है, ताकि आपके समझ में आ सके कि इन इन वंशों ने अभी तक राज किया, अब मुगल चल रहे हैं। ठीक है, इनके टॉपिक हैं। फिर आगे चैप्टरों में इनके एक एक वंश को मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर तरीके से, किस राजा ने कौन सी किस शासनकाल में क्या कब से कब तक राज किया था, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या चीज उन्होंने बनवाई थी। ठीक है, टेंशन ना लो किसी भी प्रकार की। उसके विपरीत मुगलों का शासन लगभग 300 वर्ष तक रहा, 300 वर्ष। इस लंबे समय के दौरान मुगल शासकों ने प्रशासन जो ढांचा बनाया और इसे शासन संबंधी जो विचार लागू किए, उसका असर आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, मुगलों के का आज भी भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन जिस लाल किले पर झंडा फहराते हैं वह कभी मुगल बादशाह के निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका निवास, मुगल शासकों का निवास कौन सा है। ठीक है, कौन सा था? ठीक है, तो वो था आपका लाल किला, द रेड फोर्ट। मुगल कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। हु वर द मुगल्स? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें जो मैं पढ़ाऊंगा, अब ध्यान पूर्वक सुन लेना। माता की ओर से वे, जो इनकी माँ ही ना, जो या तो अकबर की जो माँ मान लो आप, अकबर की नहीं, सॉरी, बाबर की माँ थी। बाबर की जो माँ थी या इनके वंशज जो थे वो थी मंगोल थी। ठीक है, मंगोल शासक के चंगेज खान के वंशज थे वे। कौन है? माता की ओर से, तो माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज, और पिता जो था, पिता की ओर से वे तैमूर थे। ठीक है, माँ क्या होगी? मंगोली, और पिता कौन होगा? तैमूर वंशज। ठीक है, चंगेज खान चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों में राज करता था। अब चीन जिसमें जियोग्राफी पढ़ रखी है और जिसे पता है चीन कहाँ पर, मंगोलिया कहाँ देश है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होगी प्रैक्टिकली। ठीक है, तैमूर का शासन ईरान, इराक और आज की तुर्की में पर था। किसका? तैमूर का। और उसका मंगोल चीन के इलाकों में। ठीक है, फिर चंगेज खान के नाम से ही उसके द्वारा किए गए भीषण नरसंहार, ये बहुत ही खतरनाक वो था शासक चंगेज खान। ये नरसंहार करता था केवल, बस। इसलिए मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, सिर्फ इसके कारण नरसंहार करता था। ठीक है, लेकिन तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब कब्जा किया, कब हमला किया? तैमूर वंश ने, तैमूर ने
1398 में। इसलिए मुगल को तैमूर का वंशज होने पर गर्व था। ठीक है, ये सब मुगल बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, दिखा रखे हैं मतलब एक इमेज में। 1494 में सुन लेना, 1494 में बाबर जब 12 वर्ष का हुआ था, मतलब 1482 में इसका जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो उसे फरगना एक जगह है, ठीक है, फरगना का उत्तराधिकारी मिला। लेकिन मंगोलों की दूसरी शाखा जो उज्बेगो, मतलब मंगोल की दूसरी जाति थी, कुछ भी कह लो, ठीक है, उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, मतलब उन्होंने हमला कर दिया और उसको भगा दिया वहां से। ठीक है, कई वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर पहुंचाए। कौन? ये आपका बाबर। ठीक है, कहां पर? काबुल में 1504 में। ठीक है, पूछ लेगा 1494 में हमला कर इसको भगा दिया गया फरगना से, मतलब बैठा है। फिर उसके बाद उज्बेगों ने इसको भगाया 1504 में। कहां पर है? काबुल। काबुल कहाँ? अफगानिस्तान की राजधानी जो। ठीक है, उसके बाद 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, और यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप के में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ से क्या चीजें हुई, ये युद्ध दिखाए जा रहे हैं आपको। ठीक है, हाथी से जो ये तोप चल रही है यहाँ पर। ठीक है, उत्तराधिकारी के मुगल परंपराएं क्या थी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराधिकारी की मुगल परंपराओं के बारे में अभी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से। उत्तराधिकारी की दो परंपराएं, एक तो ज्येष्ठाधिकारी और सहदयाद। सहदयाद पूछा गया था। ठीक है, ज्येष्ठ अधिकारी के अनुसार सबसे बड़ा बेटा अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, समझ लेना। मतलब कि ज्येष्ठ अधिकार का मतलब है कि जैसे कि बाबर के 4 या 5 पुत्र होंगे, तो उसका सबसे बड़ा बेटा बनेगा राजा, ये कहना। सहदयाद के अनुसार अभी बेटों में उत्तराधिकारों को बांट दिया जाता था। ठीक है, यही परंपरा तैमूर वंश में भी चली आ रही थी। मुगल भी इसी परंपरा का पालन करते थे। ठीक है, तो तैमूर ही मानते थे वो, उसको नहीं मानते थे मंगोल पंगोल को। ठीक है, तो अपना वंशज किसे मानते? तैमूर। अन्य शासकों के साथ रिश्ते कैसे थे उस समय मुगलों के, जान लेते हैं। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य राजाओं ने उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। कई राजपूत राजाओं ने मुगल घराने में अपनी बेटियों का विवाह कर दिया था ताकि उसे ऊंचे पदों पर प्राप्त कर सके। लेकिन कई राजाओं ने इसका विद्रोह भी किया। ये सारी चीजें, विद्रोह कब हुआ, कौन सा शासक ने किस पर आक्रमण किए, सारी चीजें डिटेल वाइज नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको एक मैं कहानी के रूप में बता रहा हूँ, किसने कैसे रिश्ते थे, कैसी परंपराएं थी, कौन कौन से शासक थे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में मैं बैठा दूंगा अभी से। क्योंकि अभी थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बता दूंगा, तो कहानी के रूप में आपके दिमाग में सेट रहेगी। फिर आगे चलकर जब मैं इनका जिक्र करूंगा तो आपको याद आ जाए, रियलाइज हो जाएगी ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत मंगोलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। जब मुगलों ने उन्हें परास्त किया तो उनके साथ इज्जत से पेश आए। मुगलों ने सिसोदिया राजपूत, ये इंपॉर्टेंट है, सिसोदिया राजपूत को उनकी जहांगीरें, मतलब वतन, जो वतन होता था उनको लौटा दी, और जिसे वतन जागीर का नाम दिया गया था। ठीक है, ये मुगल कुछ था तो उनको उल्टा लौटा दिया। ठीक है, मतलब जहांगीर जो थी उनको उल्टा लौटाने से उसे वतन जागीर कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा और डिटेल से चलेंगे। मुगल सम्राट के प्रमुख अभियान और घटनाएं के बारे में जान लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें इनको मैं बताऊंगा अभी ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो बाबर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बाबर था मुगल सम्राट की नींव को जमाने वाला, या इसको वंश को अपने अपने मुगल साम्राज्य को बसाने वाला, मुगल की कहते हैं ना नींव को धरने वाला, स्थापना करने वाला कौन था? बाबर। ठीक है, 1504 में जैसे काबुल में आ गया था। तो 1526 से 1530 के बारे में जानते हैं इसके अभियानों की। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके आगमन समर्थकों को हराया था। किसको हराया? सबसे पहले इसने 1526 में पानीपत, जो हरियाणा का बना। ठीक है, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को एवं उसके आगमन में समर्थकों को हराया। फिर 1500 नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इसका 1527 में खानवा में राणा सांगा को राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। ठीक है, खानवा में राणा सांगा और आपके पानीपत में इब्राहिम लोदी। तीसरा है आपका 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। ठीक है, चंदेरी में। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया था इसने। ठीक है, एक मैंने ट्रिक भी बनाई है आपकी भाजसा के रूप में, इसको देख लेना। बी से बाबर है, एच से हुमायूं है, ए से अकबर है, जे से जहांगीर है,
एस से आपका शाहजहां और ए से औरंगजेब है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके दिमाग में फिट होता चला जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी, ये आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, आपका ये अकबर है, फिर जहांगीर है, फिर शाहजहां, आपका लास्ट औरंगजेब है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारी चीजें याद करने के लिए और पूछ लेगा, वो क्रम से भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में पढ़ लेते हैं। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। ठीक है, हुमायूं कौन? बाबर का लड़का। ठीक है, प्रत्येक भाई को एक एक प्रति मिली। ठीक है, और उसके भाई मीची कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था उस समय। ठीक है, अफगानी जो थे। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर का कौन? जो शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी 1539 में चौसा का युद्ध पूछ लेगा। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो आपके शेर खां या शेर शाह सूरी के और हुमायूं के बीच हुआ था। और 1540 में कन्नौज में इन पराजयों ने इसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। किसको? इस हुमायूं को। ठीक है, किसने भगाया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पूछ लेगा चौसा का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, और 1540 में किस किस के बीच युद्ध हुआ कन्नौज में। ठीक है भाई मेरे, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ईरान में, जब ईरान में हुमायूं ने सफाविदा शाह की मदद ली। ठीक है, इसको एक मतलब वहां पर कोई था शासक होगा छोटे मोटे क्षेत्र का, तो उसने उसकी मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसने अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी उस एक समय पर। ठीक है, ये आपका हुमायूं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी घटना। अब अकबर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब 1555 से 1556 रहा, उसके बाद इसकी दुर्घटना, ये मर जाता है, सीधी बात। उसके बाद फिर अकबर आता है। 1556 से 1605 तक रहा तो ये 1562 से, पर लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहानी के रूप का मतलब ये नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन है, 101% क्वेश्चन पूछेगा। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां, यहाँ क्वेश्चन पूछा है, किसने? बैरम खां, और अपने घरेलू कर्मचारी स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्य मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे उस समय। ठीक है, 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। किसने? इस अकबर ने, जो कि बहरम खां इसका मददगार था। ठीक है, 1570 और 1585 मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन सभी अभियानों के पश्चात अपने उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा अभियान चलाए। अब ये सारी चीजें आपको मैंने उसमें बता रखा, कौन सी चीज कहाँ स्थित है ज्योग्राफी में। ठीक है, जिन्हें 1579 और 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जटिल कर दिया था और मजबूत कर दिया था। ठीक है, ये आपका अखबार है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1585 16 से 5 तक के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। उत्तर पश्चिम में सफीदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया इसने, किसने? अकबर ने। और कश्मीर को भी जोड़ लिया था। देख लो कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया था इसने अपने। ठीक है, नीचे मैंने दे रखा है कहाँ का इसने राज किया। मिर्जा हाकिम की के पश्चात काबुल की मृत्यु भी, काबुल को मृत्यु भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था। उसने उसकी मृत्यु कर दी, फिर काबुल को मिला लिया था। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था। उसने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर बना। ठीक है, ठीक है, ये कौन था? सलीम, इसका ही बेटा था अकबर का। ठीक है, जो कि आगे चलकर क्या बना? आपका जहांगीर। ठीक है मेरे भाई, रफर देता हूं मैं। ठीक है, हाँ रफ कर देता हूँ इसको, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ इसने ये अपने भी यहाँ का चलाए हैं। किसने? अकबर ने। देखो, ये तो है आपकी काबुल, ये कांधार है। ठीक है, श्रीनगर, कश्मीर 1586 में लूट मतलब अपना कब्जा किया। लाहौर है ही पंजाब। और इधर पटना 1574 में, बंगाल 1574 में, और ये जो बीजापुर है 1585 में। ठीक है, सारी चीजें इनके, गोलकंडा ये इनके, ये तो औरंगजेब के बता रखे हैं नीचे। ठीक है, और 1572 में गुजरात को, 61 में मालवा को, रणथंभौर, ये सारी चीजें आपको एनपीडीएफ में देखने को मिल जाएंगी सारी चीजें। ठीक है मेरे भाई। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। जहांगीर
1605 में जब उसकी मृत्यु होगी अकबर की, 1627 तक इसका शासनकाल रहा है जहांगीर का। जहांगीर ने, जो कि सलीम है, ठीक है, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों को सेवा स्वीकार की। ठीक है, किसने? अमर सिंह ने, इंपोर्टेंट है, राजपूत थे। इसके बाद सिक्कों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, जो उसने विरोध किया। जो खुर्रम है ना, खुर्रम, इसका नाम पूछ लेगा वो, ठीक है, खुर्रम। सलीम तो था आपका जहांगीर और खुर्रम था शाहजहां। जहांगीर की पत्नी नूर शाह ने शाहजहां को धकेलने का प्रयास किया जो कि असफल रहा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारी चीजें आप पढ़ लेना एक सिंपल लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक मैंने दिए हैं ताकि आपको कहीं पर कोई असुविधा न हो, पढ़ने में दिक्कत न आए। ठीक है, शाहजहां के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि खुर्रम है। दक्कन में शाहजहां का अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया वह पराजित हुआ। ठीक है, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। किसने? शाहजहां ने। उत्तर पश्चिम में बल्लक पर कब्जा करने को उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ इसका, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफीदों के हाथ में चला गया और 1632 में कांधार, जो मैंने बताया था चित्र में आपके, कांधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस समय भारत एक ही था। 1632 में अनंत अहमदनगर के मुगलों को राज्यों में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किए। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह, सुमित दारा सिकोह जो था, उसके दोनों भाइयों की मौत पर घाट उतार दिया गया उस समय। ठीक है, शाहजहां की उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। किसको? शाहजहां को। ठीक है, इसकी बेटे नहीं कराया था। ठीक है, औरंगजेब के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही खुर्राट शासक था ये। ठीक है, 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिक्कों के विरुद्ध अभियानों में अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारों के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ सफल रहे इसके। ठीक है, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया, यहाँ इंपोर्टेंट पूछ लेगा। और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने में भाग निकले। ठीक है, उन्होंने अपने स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। ठीक है, राजकुमार अकबर ने औरंगजेब जो था के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, राजकुमार अकबर जो था औरंग के विरोध किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला। अनंतः सफीदों के ईरान में भाग गया था। कौन? ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अकबर जो था, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा के मुकाबले मुगलों ने अपने राज्य में मिला दिया। कौन था ये मिलाने वाला? आपका औरंगजेब। ठीक है, 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों में छापा मारा पद्धति का उपयोग कर रहे थे और उसके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब के उत्तर भारत के सिक्कों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कनों ने मराठा के विद्रोह का सामना करना और उसके पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू कर दिया था। ठीक है, इस औरंगजेब ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मनसबदार और जागीरदार मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, जो कि मैं इसको पढ़ा कर रहूंगा, फिर आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी आई थिंक आफ्टर क्वेश्चन करवाने के बाद। मनसबदार और जागीरदार किसने चलाई? मुगलों ने। मुगल शासन के शुरुआती दिनों में उनके अधिकतर सरदार तुर्की थे, तुरानी जो बोलते थे, लेकिन जब साम्राज्य का विस्तार हुआ तो शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा आदि सभी भी शामिल हो गए थे। मुगल की सेवा में रहने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहा जाने लगा। ठीक है, मुगलों की जो सेवा करता था उसको, मतलब नौकर के रूप में, उसको भी मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, जो मुगल की सेवा करते थे। मनसब का मतलब होता है कि कोई सरकारी हैसियत या पद। किसी मनसबदार की पद, वेतन, अन्य सैन्य दायित्व का निर्धारण उसकी जात की संख्या के आधार पर होता था उस समय। ठीक है, जात की अधिक संख्या मतलब अधिक वेतन और अधिक इज्जत होती थी। ठीक है, जो तगड़े घराने का था, तगड़े जात से था। ठीक है, जैसे कि मराठा था या राजपूत था या फिर आपका जो भी इसके अंदर आते थे ना, वो अफगानी थे, इन सभी को देते थे ये अपने तरफ से वेतन और अपनी तरफ से एक ऊंचे से ऊंचा पद।
ठीक है, कौन? यही मुगल। नेक्स्ट, मनसबदार को अपने सैन्य उत्तरदायित्व के अनुसार घुड़सवार रखने की पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाता लाता था, अपने सैनिक के घोड़ों को दगवाता था और सैनिकों को पंजीकरण करवाता था, उस समय लिखवाता था। ठीक है, इन जरूरी कार्रवाई के बाद ही उसे सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। सारी चीजें होती थी तब उसको लास्ट में जाकर वेतन या धन की प्राप्ति होती थी। मनसबदार को जमीन दी जाती थी जिससे वे लगान या राजस्व वसूलते थे, यही उसका वेतन होता था और इस भूमि की जागीर कहा जाता था। ठीक है, इस भूमि को जिस पर थे लगान वसूलता था जिस किसी से, और उसी उसे जो वेतन मिलता था और इसी भूमि पर जो उसको कर वसूलना था उसी को जागीर कहा जाता था, जो दिल्ली सुल्तान के काल के इक्ता जैसी थी। ठीक है, जो दिल्ली सुल्तानों ने चलाई थी ना उस समय, मैंने इक्ता के बारे में बताया था या मुक्ति। ठीक है, इक्ता या मुक्ति चीज जो थी वो किसने चलाई? दिल्ली सुल्तान ने। ठीक है, आपको गरीब आदमी दिख रहा, ठीक है, एक कर वसूल रहा, जमींदार बेचारे गरीब आदमी को कर नहीं दिया जा रहा है, या कुछ खेती में कोई नुकसान हो गया, ये सारी चीजें एक तस्वीर में दिखाई गई है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये घूसखोर है। ठीक है, यहाँ पर ये एक किसान पे से वो ले रहा, घूस रुपए ले रहा है। ठीक है, ये देख लो आप, मोटे पेट का ये। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये सारी चीजें पहले भी होती थी, आज ही नहीं। तो दिल्ली सुल्तान के समय में मुक्ति अपनी इक्ताओं में रहते थे, और ठीक है, इंपोर्टेंट है, और लेकिन मंगोल काल में मनसबदार अपनी जागीरी में नहीं रहते थे। ठीक है, और न ही उसे प्रशासन करते थे। मनसबदार का नौकर लगान वसूलता था और मनसबदार देश के किसी अन्य हिस्सों में अपनी सेवा देता था। अकबर के शासन के समय जागीरों को सावधानी से आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के लगभग बराबर ही हो। ठीक है, ये भी चालाकी। औरंगजेब का शासन आते आते स्थिति बदल चुकी थी, जब जागीर से मिलने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदार की संख्या पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए जागीर मिलने से पहले उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि जितना हो सके राजस्व वसूल ले, इससे किसानों को मुसीबतें बढ़ गई थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको दिखाया है पीछे। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल बादशाहों के निवास का नाम था। मैंने बताया था आपको, दिल्ली में जो मुगल थे उनके निवास वो पुराने किले में रहते थे या पाप किले में रहते थे या लाल किले में? तो लाल किला, द रेड फोर्ट इज द राइट आंसर। अब चंगेज खान के बारे में मैंने बताया था, चंगेज खान इस जनजाति का शासक था, किसका? मंगोलियो। चंगेज खान जो मंगोलियो, उसकी माता जो थी वो कौन से वंश की थी? मंगोली थी। पिता कौन सा था? पिता किस वंश था? तैमूर वंश का था। ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को पराजित किया था? बाबरी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो बाबरी इज द हुमायूं इज द राइट आंसर हो जाता है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। जहांगीर का शासनकाल क्या? अब बादशाह थे, आप पता लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया, बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आपका औरंगजेब। ठीक है, इससे पता लगा सकते हो। तो जहांगीर का चौथे नंबर पर आ जाता है 1605 से 1627, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी है, और इसी प्रकार से ट्रिक वाइज आप कर सकते हो इसको याद। जहांगीर के शासनकाल में किस सिख गुरु की शहादत हुई थी? जहांगीर की बात की है तो इसने गुरु नानक सिंह को मरवाया था, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु अर्जुन सिंह को ही मरवाया था इसने। ठीक है, गुरु अर्जुन सिंह को, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन सभी को मैं आराम से बताऊंगा जब ये चैप्टर चलेगा, इनका प्रॉपर तरीके से चलेगा। अभी थोड़ा दिमाग में बता रहा हूँ आपको कि ये चीज उन्होंने की। मिर्जा हकीम अखर, अखर की बात है, अखर के सौतेले भाई की राजधानी क्या थी? तो उसकी उस राजधानी काबुल थी। ठीक है, राठौर राजपूत संबंधित थे मारवाड़ से, मेवाड़ गलत है, अंबर गलत है, रणथंभौर गलत है, तो मारवाड़ थे, राठौर राजपूत संबंधित, ये जिक्र भी आया है। औरंगजेब ने किस शासक का अपमान किया था? देख लो, मानसिंह का, राणा प्रताप का या शिवाजी का? शिवाजी इज द राइट आंसर। ये आपकी स्लाइड में भी दिया है और मैंने पढ़ाया भी आपको। ठीक है, मनसबदारों का वेतन कहलाता मनसबाई या जाट या जहागीर या जाबली? तो सी इज द राइट आंसर, ये तो वो है जाति। ठीक है, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। इनके बारे में फिर कभी पढ़ाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी चीजें आपके सामने। इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको आज मुगल साम्राज्य समझ में आ गया होगा, मुगल में कौन कौन से राजा बसे हुए हैं और किस कब से कब तक उन्होंने शासन किया, ये सारी चीजें। कभी फिर इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर में आएंगे, प्रॉपर तरीके से आएंगे, एक एक करके मैं इनको बताऊंगा इन्होंने कब, कहाँ, किस
पर युद्ध किए और क्या क्या इन्होंने लागू किए, कौन कौन से धर्म इन्होंने चलाए अपने समय पर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई हिस्ट्री वालों, तुम तो कर दो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।